हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मैं कितनी बकवास जगह हूँ, ना बिजली का ठिकाना और ना ही ढंग के इक्विपमेंट्स। कसम से पछता रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी इधर ही आ जाओ। कम से कम तुम्हें देखकर ही अपना टाइम पास करता रहूँगा। मैं अपनी पत्नी शालिनी से बातें करता, शाम के सफ़र को रात की मंजिल तक पहुँचाना, यही मेरा काम था। दिन भर बैठकर मक्खियाँ मारना और रात को अपनी पत्नी से बातें करना। मैं पेशे से सरकारी डॉक्टर हूँ और शहर से मेरा तबादला इस फालतू के गांव में इसलिए हुआ क्योंकि मैं सरकारी दवाइयों की चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। बात वैसे सच्ची थी। एक सरकारी डॉक्टर को मिलता ही कितना था, 16-16 घंटे काम करता और तनख्वाह हथेली भर। वैसे दवाइयों की चोरी में मैं अकेला गुनहगार नहीं था, पर मेरे से ऊपर जो डॉक्टर थे उनकी नज़र में मैं एक छोटा आदमी था, इसलिए गुनहगार सिर्फ मैं ही बना। पर अभी केस चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद फिर से मैं वापस कलकत्ता बुला लें, मगर मामला ठंडा होने तक मुझे इस गांव में ही सड़ना है। हफ्ते बीत गए मगर एक मरीज यहाँ झांकने तक नहीं आया। इस बार मैं अगल बगल के कुछ आदमियों से पूछताछ के बाद पता चला कि यहाँ के लोग आयुर्वेदिक दवाइयों को ज़्यादा मानते हैं। मेरे लिए तो सब अच्छा ही था, खामखा टेंशन कौन पाले। ऐसे ही एक रात मैं अपनी पत्नी शालिनी से बातें करके क्लिनिक में ही सोने वाला था कि तभी अचानक क्लिनिक का फ़ोन बजा। फ़ोन की आवाज़ सुन मैं चौंक गया। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे फ़ोन भी चलता है। अगर पहले पता होता तो मैं दिन भर अपने फ़ोन का बिल क्यों बढ़ाता। खुद से कहता। मैं फ़ोन उठाने ही जा रहा था कि तभी फ़ोन कट गया। अच्छा हुआ कि कट गया, नहीं तो मैं ही काट देता। इतनी रात को बाहर कौन जाए। खुद से बड़बड़ाता हुआ मैं वापस कुर्सी पर सोने चला गया। तभी फ़ोन फिर से बज उठा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि फ़ोन उठाते ही पहले तो भरपेट गाली दूंगा, फिर बिना कुछ सुने फ़ोन काट दूंगा। इस बार भी मेरे फ़ोन उठाने से पहले ही फ़ोन कट गया। रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इस बीमारी का हल पहले ही ढूंढ लिया। मैंने तुरंत ही फ़ोन की तार काट दी और वापस अपनी कुर्सी की ओर चल पड़ा। मगर इससे पहले मैं चैन से बैठ पाता, फ़ोन फिर से बजने लगा और इस बार फ़ोन की घंटी के साथ मेरे बदन का रोम रोम सिहर उठा। मुझे अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मैं वापस एक बार फिर फ़ोन की ओर बढ़ा। जब मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो तार लगी पड़ी थी। ये कैसे मुमकिन था। अभी 1 मिनट पहले तो मैंने फ़ोन की तार निकाल दी थी और मेरे अलावा पूरे क्लिनिक पर कोई भी नहीं था। फिर ये खुद वापस कैसे जुड़ सकती है। इस वक्त मेरे मन को बस यही सवाल आ रहा था। इससे पहले इस बार भी फ़ोन कटता, मैंने तुरंत फ़ोन उठा लिया। कौन है? अरे जब बात ही नहीं करनी तो फ़ोन क्यों करते हो आप लोग? टाइम देखा है, सो जाओ आराम से। मैंने बिना सामने वाले की बात सुनकर फ़ोन वापस रख दिया, लेकिन इस बार मैं कुर्सी की तरफ नहीं गया, वहीं फ़ोन के पास खड़ा रहा। मुझे यकीन था कि फ़ोन वापस से आएगा, लेकिन ये मेरा वहम था। लगभग आधे घंटे नींद में फ़ोन के पास ही खड़ा रहा, पर फ़ोन से चूं की आवाज़ भी नहीं निकली। अब जब मुझे मेरी नींद पर काबू नहीं रहा तो मैंने टेलीफ़ोन का तार निकाला और टेलीफ़ोन से उसका रिसीवर भी अलग करके वापस कुर्सी पर सोने चल दिया। रात अब अपने उफान पर थी और मैं सपनों में अपनी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था कि एक बार फिर टेलीफ़ोन बजा, जिसकी आवाज़ सुन मैं आग बबूला फ़ोन के पास गया तो देखा फ़ोन का रिसीवर उसके ऊपर रखा है और तार वापस जुड़ी हुई है। सच कहूँ तो मुझे
डर बहुत लग रहा था, जिसे मैं अपने गुस्से में बदला और टेलीफ़ोन उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया। ज़मीन पर लगते ही टेलीफ़ोन के 100 टुकड़े हो गए। इस पर भी जब मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने टेलीफ़ोन का तार लिया और उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी आँखें तो टेलीफ़ोन के टुकड़े ही देख रही थी, पर मेरा दिल कह रहा था कि हो ना हो ये फ़ोन फिर ज़रूर बजेगा। मैंने टेलीफ़ोन के टुकड़े अपनी गोद में भरकर बाहर आ गया और उसे पूरे जी जान से जितना दूर फेंक सकता था फेंक दिया। फिर वापस डरा सहमा कुर्सी पर बैठा। नींद अब मेरी आँखों से पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। अब तो वो टेलीफ़ोन बज ही नहीं सकता। अब बजने के लिए टेलीफ़ोन होना भी तो चाहिए। मन ही मन अपने किए पर खुश होता हुआ मैं वापस से नींद की गोद में जाने लगा था। पर अब मुझे सोना नहीं था, रात काफ़ी हो चुकी थी, तो शालिनी से बात भी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं कोई फालतू से गेम खेलने लगा। अभी कुछ मिनट गुजरे ही थे कि अचानक फ़ोन की डिस्प्ले पर फ़ोन मेरे हाथ में फट गया। फ़ोन फटने की वजह से मेरे हाथ की उंगलियां उधड़ चुकी थीं। खून तो ऐसे बह रहा था जैसे किसी नलके से पानी बह रहा हो। मैं तुरंत दर्द से तड़पता हुआ अंदर केबिन में गया और ख़ुद ही अपना इलाज करने लगा। मुझे इतना तेज़ दर्द हो रहा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, मगर मैंने अपना इलाज अभी शुरू ही किया था कि पूरे क्लिनिक की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा पसर गया। इस बत्ती को भी साला अभी जाना था। एक मुसीबत ख़त्म ही होती है कि दूसरी पहले हो जाती है। पहले दूसरा हाथ का इलाज करूं या पूरे क्लिनिक में टार्च ढूंढूं। मैं चीज़ों को टटोलता हुआ अंधेरे में ही टार्च ढूंढने का काम में लग गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे सांस से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मेरी जान में जान तब आई जब मुझे टॉर्च मिली, जिसकी रोशनी में एक बार फिर से मैं अपना इलाज शुरू करने जा रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे डर था। मैं वापस अपने केबिन में घुसा ही था कि एक बार फिर से मुझे टेलीफ़ोन की बजने की आवाज़ सुनाई दी। टेलीफ़ोन की आवाज़ सुनकर मेरा सारा बदन ठंडा पड़ गया। इस वक्त मेरे डर की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने तुरंत ही टॉर्च की रोशनी से क्लिनिक के कोने में देखने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी के साथ अपनी नज़र दौड़ाते जा रहा था। मैं खुद से यही सवाल कर रहा था कि क्या ये सच में यहाँ किसी भूत पिशाच या चुड़ैल का साया तो नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। किसी भी चमत्कार पर यकीन करने से पहले मैं अपने इलाज पर यकीन रखता हूँ, लेकिन आज इन सब बातों पर यकीन करने का दिल नहीं करता था। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था और क्लिनिक को गौर से देखे ही जा रहा था कि अचानक से मेरे दिल की धड़कनें थम सी गईं। मेरी आँखों के ठीक सामने टॉर्च की रोशनी में वो टेलीफ़ोन बज रहा था, बिल्कुल सही सलामत, जैसे एकदम नया का नया किसी ने लगाया हो। इस बार मैं फ़ोन उठाने उसके पास नहीं गया, बल्कि वहीं खड़ा देखता रहा। लेकिन इस बार फ़र्क ये था कि फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, जिसकी आवाज़ सुन मेरा माथा फटने को हो गया था। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे वो टेलीफ़ोन मेरे सर के ऊपर ही बज रहा है, जिस वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे। पर इसकी एक वजह और थी। मेरे हाथ से लगातार रिस रहा खून। विनय, फ़ोन को रहने दे, बस जल्दी से जल्दी अपना इलाज कर, क्लिनिक से ज़िंदा निकल। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी समझ से बिल्कुल परे है। मैं इन सब शब्दों से खुद ही हिम्मत बांध रहा था, पर जैसे ही मैंने नज़रें घुमाई, वो टेलीफ़ोन ठीक मेरे सामने केबिन की टेबल पर रखा हुआ था और लगातार बजे जा रहा था। मैंने तुरंत ही टेलीफ़ोन का रिसीवर उठा लिया और उठाते ही बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरा सिर फट रहा है, मैं पागल हो जाऊँगा। हेलो, अरे कुछ तो बोलो। मेरे इतना कहने पर भी जब मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई तो मैं तुरंत ही क्लिनिक से बाहर जाने के लिए दौड़ पड़ा।
पर क्लिनिक के सारे दरवाजे बंद थे। यहाँ तक कि किसी ने खिड़कियों पर भी जाली लगा दी थी ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके। मुझे मेरी मौत का डर सताने लगा, जिस डर से मैंने क्लिनिक से बाहर जाने का हर दरवाज़ा पीटा, गिड़गिड़ाया, चीखा, पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। बाहर निकलने की मेरी सारी नाकाम कोशिशों के बाद भी मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा ज़मीन पर सैकड़ों एक जैसे टेलीफ़ोन बिछे हुए हैं। अचानक सभी एक साथ बजने लगे, जिसकी आवाज़ सुन मैं पागल सा हो गया। मैं पागलों की तरह कभी किसी टेलीफ़ोन को लात मारता तो कभी किसी का हाथ से तार काटता, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। टेलीफ़ोन की आवाज़ सुन मेरा दिमाग फटने को हो गया था। मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कब मैं हमेशा हमेशा के लिए सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह हवलदार एक और सुसाइड, पता ही नहीं यहाँ लोग मरने के लिए क्यों चले आते हैं। हवलदार धनीराम ने इंस्पेक्टर दुष्यंत से पंचनामा बनाते हुए कहा था। हवलदार धनीराम की बात सुन दुष्यंत, तू अब तक नहीं समझा? कुल मिलाकर ये इस क्लिनिक का 13वां सुसाइड है। जो भी यहाँ आता है मरने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे मारने के लिए भेजा जाता है। ज़रूर इस पर भी कोई मुकदमा चल रहा होगा। हाँ सर, इसने 150 करोड़ की सरकारी दवाइयों का घपला किया था, उसी की वजह से तो इसे यहाँ ट्रांसफ़र मिला। हवलदार, इसने सुसाइड के लिए कौन सा हथियार यूज किया है? हथियार मथियार छोड़ो साहब, इसने तो टेलीफ़ोन के तार से अपना गला दबा लिया है, और इससे पहले जो आया था उसने तो खुद ही ऑपरेशन कर डाला, और उससे पहले वाले ने तो खुद ही टुकड़े कर डाले थे। पता नहीं क्या है इस दवाखाने में, जो आता है खुद को मार डालता है। इस पर इंस्पेक्टर दुष्यंत ने सिगरेट का बड़ा सा गुब्बारा अपने मुंह से निकालते आसमान में लहराते हुए हवलदार से कहा, धनी, हमें नहीं पता, लेकिन जो इनको यहाँ मरने के लिए भेजता है उसको इस दवाखाने के बारे में अच्छे से पता है। बड़ी सफाई से वो अपना रास्ता साफ़ करता है। और मगर तुझे जानना है तो तू भी किसी दिन दवाखाने में एक रात रुक कर देख, जिंदा रहे तो मुझे भी बताइयो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। एक बुढ़िया गोद में बच्चा लिए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। उसके पास एक औरत खड़े होती है और उसे बच्चों को घूर रही होती है। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। तभी बुढ़िया बोली, ये ले बेटी, तेरा नया खिलौना, देख तो सही कितना प्यारा है। जब तू पैदा हुई थी बिल्कुल इसके जैसी ही खिलखिलाती थी। ये ले, तेरी गोद में जाने के लिए बेताब है, ले रख अपनी अमानत को अपने पास। यह कहते हुए वो बुढ़िया उसे बच्चे को उस औरत को पकड़ा देती है। औरत, अले अले मेरा राजा बेटा, अपनी माँ को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। अले अले मेरा राजा बेटा। एक दिन, प्रेम आज फिर लेट हो गया। आज तो संगीता घर में भी घुसने नहीं देगी। इस हालत में उसको अकेला छोड़कर काम पर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था। प्रेम खुद में बड़बड़ाता हुआ रास्ते से गुजर ही रहा होता है कि तभी एक पागल औरत अपने हाथ में किसी और की तस्वीर लिए प्रेम के सामने आ जाती है। औरत, तुमने इस औरत को कहीं देखा है? ये मुझसे मेरा बच्चा चुरा कर भाग गई है। बहुत ढूंढा इसे मगर नहीं मिली। क्या आपने इसे कहीं देखा है? प्रेम, कौन हैं आप और मुझे बीच रास्ते में परेशान क्यों कर रही हैं? छोड़ो मुझे, मैंने ऐसे किसी औरत को नहीं देखा। इतना कहते ही प्रेम उस पागल औरत को साइड कर आगे बढ़ जाता है। पर उस पागल औरत की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं, जिसे पूरा करते हुए उसने प्रेम से कहा, यह औरत गर्भवती औरतों को इमली खिलाती है और उनसे उनका बच्चा चुरा कर ले जाती है।
हो सके तो तुम इस औरत से बचकर रहना। प्रेम। प्रेम ने जैसे ही अपना नाम सुना उसके पैर जम से गए। वो कुछ बोलने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था। वो पागल औरत जा चुकी थी। प्रेम सोच रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम ले लूँ। घर पर रहूँगा तो काम भी कर लूँगा और तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी। संगीता। प्रेम तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डिलीवरी तक के लिए एक आया को रख लिया है जो घर के साथ साथ हमारे होने वाले बच्चे की भी देखभाल करेगी। प्रेम। अच्छा मगर सोच समझ कर रखना काम पर। आजकल बच्चा चोरी होने की बहुत खबरें सुनने को मिल रही हैं। संगीता। हाँ हाँ देख परख कर ही रखा है। उसको कल से आएगी वो काम करने। वैसे ये सब छोड़ो, मैंने तुमको इमली लाने को कहा था ना, कहाँ है वो? आज फिर भूल गए ना। संगीता ने जब इमली खाने की बात कही तो प्रेम को उस पागल औरत की वो बातें याद आ गईं। प्रेम। पता नहीं तुमको खट्टा खाने में क्या मज़ा आता है। संगीता। अरे विमला, तुम तो 8 बजे आने वाली थी और अभी 7 ही बजे हैं। विमला। संगीता दीदी, मैंने आपके बारे में सब कुछ पता किया है। अगर आज मैं जल्दी नहीं आती तो आपने पहले ही घर का काम कर लेना था और अभी तो आपको 7वां महीना शुरू हुआ है। आपको आराम की ज़रूरत है। संगीता आराम से सोफ़े पर बैठे विमला को घर को चमकाते हुए देख रही थी। विमला ने जब घर का सारा काम ख़त्म कर लिया, विमला। लीजिए दीदी, जूस पीजिए, आराम आ जाएगा और इस महीने में तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाना चाहिए, पर आप तो ऐसे ही बैठी रहती हैं। संगीता। विमला, तुझे पता है कि मैं प्रेगनेंसी के इस वक्त में खट्टा खाने का बड़ा मन करता है। मैं कितने दिनों से प्रेम से कह रही हूँ मुझे इमली खानी है, पर वो लाते ही नहीं। तू लाएगी क्या मेरे लिए? विमला। दीदी नेकी और पूछ पूछ, खट्टा तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं हमेशा अपने पास ही इमली रखती हूँ। मेरे घर के पास तो इमली का बड़ा सा पेड़ है। जब मन किया मुँह खट्टा कर लिया। लीजिए, आप भी लीजिए। संगीता। विमला विमला, कहाँ है तू? मुझे दर्द हो रहा है विमला। संगीता के इतना पुकारने पर भी जब विमला नहीं आई तो संगीता ने किसी तरह हिम्मत कर प्रेम को फ़ोन किया। संगीता। हेलो प्रेम, जल्दी आओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे दर्द हो रहा है प्रेम। प्रेम। संगीता तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत आता हूँ। प्रेम ऑफिस से जल्दी जल्दी में निकलता है। रास्ते में उसे पागल औरत मिल जाती है। औरत। कहा था ना इमली मत खाने देना उसको, चुरा लिया उसने तेरे बच्चे को भी। अब तू भी पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ, जा ढूंढ। इतना कहकर पागल औरत प्रेम के रास्ते से हट गई और प्रेम सीधा भागता हुआ घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के कमरे के सारे दरवाजे खुले पड़े हैं और संगीता बिस्तर पर ही बेहोश पड़ी है। संगीता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ गया हूँ। संगीता को तुरंत गोद में उठाकर अस्पताल के लिए निकलता है। डॉक्टर। प्रेम, डरने की कोई बात नहीं है, संगीता बिल्कुल ठीक है, बस पेट में थोड़ी गैस हो गई थी, इसलिए पेट इतना मोटा लग रहा है। कुछ टाइम के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। प्रेम। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? उसका 7वां महीना चल रहा है और आप कह रहे हैं कि उसका पेट गैस की वजह से मोटा दिख रहा है। डॉक्टर। क्या पेट से? अरे नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अभी तो संगीता का अल्ट्रासाउंड किया, उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। लेडी डॉक्टर की बात सुन प्रेम चौंक गया। उसे एक बात फिर उस पागल औरत की बात याद आई और वो भागते हुए फिर उसी सड़क पर पागल औरत से मिलने जा पहुंचा। प्रेम। तुमने बिल्कुल सही कहा था, किसी ने मेरे बच्चे को चुरा लिया है। पागल औरत। किसी ने नहीं, बल्कि उसने ही जो तुम्हारे बच्चे को चुराया है। दरअसल पिशाच के बच्चे 7 महीने में ही पैदा होते हैं।
प्रेम, पर वो सब करती क्यों है? क्या मिलता है उसको? पागल औरत, इन्हीं पिशाच की एक बेटी हुआ करती थी जिसको एक इंसान से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी करी, लेकिन पिशाच की बेटी कभी माँ नहीं बन पाई। इस चक्कर में उसका पति उसे रोज़ मारता पीटता घर से निकाल देता। जब इमली पिशाच की बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर उसकी माँ ने उसे बचा लिया। पर वो पहले जैसी नहीं रही, पागल हो गई। इस बच्चे के दुख में जिसने उसे कभी माँ कहकर नहीं पुकारा। प्रेम, तो इमली पिशाच अपनी बेटी के लिए इन बच्चों को चुराती है, पर वो सिर्फ 7 महीने के होते हैं। पर बच्चे कैसे जिंदा हो पा रहे हैं? औरत, यही तो इमली पिशाचनी का जादू काम आता है। इमली पिशाचनी को उसकी ताकत एक इमली के पेड़ से मिलती है, और वो इमली जो कोई भी गर्भवती औरत खाएगी उसका बच्चा भी पिशाच बन जाएगा और 7 महीने में ही पैदा हो जाएगा। देखो, वो रहा इमली का पेड़, और उसके नीचे जो घर है उसमें वे दोनों रहते हैं। यहाँ से तुमको अकेले ही जाना होगा, अकेले ही जाना होगा। प्रेम, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? औरत, मैं नहीं चाहती जिस दर्द और तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ उससे तुम्हारी पत्नी भी गुज़रे। और याद रखना, पिशाच पैदा होने के बाद दोबारा कोई माँ नहीं बन सकता। इसके बाद प्रेम इमली के नीचे मौजूद घर की ओर निकल जाता है। बुढ़िया पिशाचनी, ये ले बेटी, तेरा नया खिलौना देख तो सही, कितना प्यारा है। जब तू पैदा हुई थी बिल्कुल इसके जैसी ही खिलखिलाती रहती थी। बुढ़िया पिशाचनी उसे बच्चे को औरत पिशाचनी की गोद में देती। औरत पिशाचनी, अले अले मेरा राजा बेटा, अपनी माँ को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। प्रेम, चुपचाप से मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे पिशाचनी, वरना मैं तेरे साथ इमली का पेड़ भी जला दूंगा, समझी? औरत पिशाचनी, माँ, कौन है ये जो मुझसे मेरा बच्चा छीनने आया है? बुढ़िया पिशाचनी, मामूली सा इंसान है बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी इसकी औकात बताती हूँ। बुढ़िया पिशाचनी, लगता है तू अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, जो मेरे पास मरने चला आया। और तेरा ये बच्चा, ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये एक पिशाच बन चुका है। पिशाच जो मेरे एक इशारे पर तेरा ही खून पी सकता है, समझा? बुढ़िया पिशाचनी के एक इशारे पर 3-4 पिशाच बच्चे जाकर प्रेम के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। प्रेम किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से बाहर भागता है। बाहर आकर वो मिट्टी के तेल से इमली के पेड़ के ऊपर छिड़काव करने लगता है। बुढ़िया पिशाचनी, यह क्या कर रहा है? मैं कहती हूँ रुक जा, खबरदार खबरदार, अगर तूने इमली के पेड़ को छूने की कोशिश की भी तो अब तेरे से तू और तेरे बच्चे को चुराने का धंधा सब खत्म। प्रेम अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उसे जलाने ही वाला होता है कि तभी बुढ़िया पिशाचनी अपनी काली शक्तियों से तेज हवा का झोंका प्रेम के ऊपर छोड़ती है, जिससे इसको हाथ से लाइटर गिरकर दूर चला जाता है। बुढ़िया पिशाचनी, अब क्या करेगा? हमने तो तेरी आखिरी उम्मीद भी टुकड़े टुकड़े कर दी। पिशाचनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी कि प्रेम ने सीना ताने अपने हाथों में पत्थर उठा लिया। प्रेम, एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, और तुमने उसे वो सुख और खुशी छीन ली, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना कहकर प्रेम अपने दोनों हाथों में लिए पत्थरों को आपस में रगड़ने लगा, और उससे जो चिंगारी निकलती है उसे वो इमली का पेड़ जलने लगता है। पेड़ के जलते ही वो दोनों पिशाचनी माँ और बेटी चीखते हुए जल जाती हैं। स्टेशन मास्टर, ट्रेन का टाइम तो यही लिखा था, ऊपर से इतनी ठंड है कि मेरा दिमाग ही जम रहा है। कसम से तबादला लेकर पछता रहा हूँ। तभी स्टेशन मास्टर को ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब सामने देखा तो ट्रेन तेज़ रफ्तार से धूल उड़ाते हुए आ रही थी। स्टेशन मास्टर भी
ट्रेन को आता देख हाथ में लिए हरी लालटेन को हिलाने लगता है, पर उसे तेज़ रफ्तार ट्रेन के साथ एक और चीज़ दिखी जो ट्रेन की रफ्तार से ही उसके पास आ रही थी। स्टेशन मास्टर, ये क्या बला है जो इतनी तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ रही है? अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। स्टेशन मास्टर इससे पहले कुछ समझ पाता, उस चीज़ ने एक चीख के साथ स्टेशन मास्टर के जिस्म से गुजरते हुए स्टेशन मास्टर के चीथड़े उड़ा दिए। 24 साल बाद। अनिल, पूरा स्टेशन शमशान की तरह सुनसान पड़ा हुआ है। ना आदमी है और ना ही कोई परिंदा, बस यही एक इंसान दिखा है। ज़रा पूछूं तो मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है? अनिल, सुनिए भाई साहब, ये मुंबई जाने वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? हेलो भाई साहब, आप सुन रहे हैं? कोई जवाब ना आने पर अनिल उस शख्स की ओर करीब गया, लेकिन उसने जो देखा उसे देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो शख्स अपने हाथ को लहूलुहान कर स्टेशन पर लिखे नाम भोजपुर को काट कर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था। पागल आदमी, भाग जा यहाँ से, वो आएगी और तेरे जिस्म के भी चीथड़े हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। इतना कहकर वो पागल शख्स खुद ही भाग गया कि तभी अजय की पीठ थपथपाते हुए किसी ने कहा, स्टेशन मास्टर, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? अनिल, एक्चुअली मुंबई मुझे जाना है, ये रही मेरी टिकट। अब मुझे पता नहीं है कि ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। आप कुछ बता सकते हैं? स्टेशन मास्टर, अच्छा तो तुम वो पहले यात्री हो जो 24 साल बाद स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ेगा। अनिल, 24 साल बाद? ये क्या बोल रहे हैं आप? स्टेशन मास्टर, हाँ, क्योंकि इन 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी, और अगर रुकी भी तो उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अनिल, ऐसा क्या हुआ था 24 साल पहले और कौन लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे? स्टेशन मास्टर, साहब मुझे डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर, डरते क्यों हो? उसने अपना इंतकाम ले लिया है, अब वो किसी को नहीं मारेगी। चलो मैं आपको इस स्टेशन की कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी ट्रेन आने में अभी वक्त है। तो आज से 24 साल पहले यहाँ एक स्टेशन मास्टर मनोहर रहता था। मनोहर, बेटी लक्ष्मी, आज फिर तेरी वजह से लेट हो जाऊँगा। रोज़ तू ऐसा ही करती है। लक्ष्मी, पिताजी बस 1 मिनट लीजिए, पहले आप ये स्वेटर पहनिए और मफलर भी, बाहर बहुत सर्दी है। अगर मैं ना रहूं तो आप 2 दिन में ही अपनी तबीयत ख़राब करके बैठ जाएंगे। मनोहर, हाँ हाँ देख रहा हूँ, तुम बेटी से धीरे धीरे मेरी माँ बनती जा रही हो। तुम तो शादी करके अपने घर चली जाओगी, मुझे ही अकेला ही रहना है। लक्ष्मी, मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़ के, और अगर किसी ने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश भी की ना तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। मनोहर, तेरा गुस्सा हमेशा नाक पर ही रहता है, पता नहीं अपने पति को क्या हाल करेगी तू। चल अब मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली है। अगर टाइम से सिग्नल नहीं दिया तो हज़ारों पैसेंजर खामखा परेशान होंगे ट्रेन के कंपार्टमेंट में। सुरेश, यार अमन घंटों से ऐसे ही चले जा रहा है। ये बकवास ट्रेन है, हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है पूरे कंपार्टमेंट में। राहुल, हाँ अमन, सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से आ जाते, ये ट्रेन में खटर खटर करते हुए आने की क्या ज़रूरत थी? अरे अमन, चुप बैठो, तुम दोनों बहुत सुन ली। तुम्हारी जिन लड़कियों से बात करी थी साथ चलने की, वे आई नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सुरेश, लड़कियाँ साथ नहीं आई तो क्या हुआ, रास्ते से किसी को उठा लें। वैसे भी तेरा बाप मिनिस्टर है, फिर किसी बात का टेंशन है तुझे। अमन, अच्छा रुको, मैं करता हूँ कुछ इंतज़ाम, सबको मज़ा आएगा। इधर मनोहर अपना खाना और कपड़े ले जाना भूल जाता है।
इसलिए लक्ष्मी घर से खाना और गर्म कपड़े लेकर स्टेशन की ओर निकलती है। लक्ष्मी, आज फिर आप सब कुछ भूल कर काम पर चले आए हैं ना? मैं ना रहूं तो पता नहीं अपना आप ख्याल कैसे रखेंगे। मनोहर, अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। मनोहर ने जब भूख की बात करी तो लक्ष्मी ने मनोहर को खाने का डिब्बा, स्वेटर और मफलर पकड़ाते हुए कहा। लक्ष्मी, अच्छा रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, फिर देखो साथ खाना शुरू करेंगे। इतना कहकर लक्ष्मी पानी लेने के लिए बढ़ी ही थी कि तभी एक ट्रेन आकर स्टेशन पर खड़ी हुई। स्टेशन पर गूंजती हुई आवाज़, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। लक्ष्मी पानी के लेने के लिए जा ही रही थी कि तभी ट्रेन का दरवाज़ा खुला और अमन, सुरेश और राहुल तीनों दरवाजे पर खड़े लक्ष्मी को देख हंस रहे थे। राहुल, अरे मौका सही है, मैं तो कहता हूँ उठा ले। सुरेश, हाँ अमन उठा ले, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, ना ट्रेन के कंपार्टमेंट में कोई है और ना स्टेशन पर। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो फिर डर कैसा? और भूल मत, तेरा बाप मिनिस्टर है, मिनिस्टर। राहुल और सुरेश की बातें सुन अमन ने दबे पैरों से लक्ष्मी को दबोच लिया और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ट्रेन के अंदर ले जाने लगा, जिसमें राहुल और सुरेश भी उसकी मदद करने लगे। लक्ष्मी चिल्लाते हुए, पिताजी बचाओ, बचाओ मुझे पिताजी, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे ट्रेन के अंदर ले जा रहे हैं। लक्ष्मी की चीज़ सुनकर मनोहर तुरंत ही लक्ष्मी को बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक अमन, राहुल और सुरेश लक्ष्मी को ट्रेन के अंदर लाकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। मनोहर, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी को। मनोहर अपनी बेटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ा ही रहा था कि ट्रेन भी चलने लगी। मनोहर भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगा। लक्ष्मी किसी तरह कूदकर बचाकर खिड़की पे पास आ गई और वो अपने पिता को देखते हुए रोते हुए बोली, लक्ष्मी, पिताजी मुझे बचा लो, ये लोग बहुत गंदे लोग हैं। लक्ष्मी रोते हुए बोल ही रही थी कि अमन ने लक्ष्मी के बाल पकड़े और खिड़की में दे मारे, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। लक्ष्मी के साथ यह सब होता देख मनोहर को सदमा लग गया था, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी थी कि मनोहर का पैर फिसला और एक चीख के साथ ट्रेन ने उसके भी टुकड़े कर दिए। अपने पिता की चीख सुन लक्ष्मी को पता चल गया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उससे थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अमन का मुंह नोचकर वो दरवाजे पर आ खड़ी हुई और इन तीनों से कहा, जिस तरह तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी है, मैं भी तुमको मिट्टी में मिला दूंगी। याद रखना, मैं जब तक तुम लोगों के खून से नहा नहीं लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अनिल, पर आपने तो कहा था कि लक्ष्मी ने अपना बदला ले लिया। उसने तो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी, फिर उसका बदला कब पूरा हुआ? स्टेशन मास्टर, लक्ष्मी की मौत के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का पीछा करती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसके चीथड़े उड़ा देती है। इस डर से पैसेंजर ने यहाँ उतरना बंद कर दिया और धीरे धीरे ट्रेन भी यहाँ नहीं रुकने लगी। लेकिन फिर उस ऊपर वाले ने अपना इंसाफ दिखाया और 24 साल बाद फिर से वो तीनों एक साथ ही इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। लक्ष्मी, आज मैं खून से नहाऊंगी, तुम तीनों की मौत से नहाऊंगी। आज वो दिन आ गया है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे अब कुछ छीन लिया है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी सी देर में लक्ष्मी ने राहुल और सुरेश की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया और वो तड़प तड़प कर मर गए। लक्ष्मी ने जिस भयानक तरीके से राहुल और सुरेश को मारा था, वो देख अमन की रूह कांप गई। वो तुरंत लक्ष्मी की आत्मा के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
मैं अपने गुनाह के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने पापा को ढूंढने जा रहा था। अगर पता होता कि तुम मेरी मौत बनकर मेरा इंतज़ार कर रही है तो मैं कभी इस रास्ते से नहीं गुज़रता। लक्ष्मी, मुझे पता था कि तू अपने बाप को ढूंढता हुआ इस रास्ते से ज़रूर गुज़रेगा, इसीलिए मैंने तेरे बाप को पहले से अपने पास रखा हुआ है। वो देख। अमन ने जब लक्ष्मी की नज़रों के पीछे किया तो उसे अपने सामने एक मिनिस्टर पिताजी को देखा, जो अपनी बाहें फैलाए अमन को गले लगाने को तैयार थे। लक्ष्मी, जिस तरह मेरे पिताजी मुझे तड़पता देख मर गए, उसी तरह तेरे पिताजी भी तुझे तड़पता देख मर जाएंगे। अपने पिता को बाहें फैलाए देख अमन उनके गले लगने ही वाला होता है कि लक्ष्मी अमन के जिस्म में तेज़ी से गुजरती और निकल जाती है और उसके जिस्म के चीथड़े उड़ा देती है, जिसे देख अमन के पिताजी ने चीख निकल गई और वो पागल हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर, हाँ वो पागल अमन का बाप है। अभी ये सब छोड़ो और अपनी ट्रेन पकड़ो। अनिल उसी वक्त ट्रेन पकड़ता है और मुंबई शहर के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।